हेलो स्टूडेंट्स। देखो, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यानी नंबर 1 में जो पॉइंट है, देखो, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। अब वी नॉट जो है क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। तो ई वी नॉट एनर्जी हुआ, और यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो इस फॉर्मूला के द्वारा कट ऑफ वोल्टेज दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उसका फॉर्मूला पूछता है तो ऐसे पूछेगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई से इसमें डिवाइड कर देगा। बात समझिए कि नहीं? अगर वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा, और ई का वैल्यू आप जानते हो, तो वी नॉट निकल जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम सिंपली लिखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखो, लाइट पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। अब एक फोटोन जो है इंसिडेंट होता है कहां पर? मेटल सरफेस पर। तो उसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, यानी मेटल सरफेस से रिमूव करने में, अलग करने में, है ना, क्या होता है? खर्च होता है, एक्सपेंस होता है। अब रिमेनिंग पार्ट, अच्छा, वो जो एनर्जी यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने में सरफेस से, मेटल सरफेस से, उस एनर्जी को हम कहते हैं मेटल का वर्क फंक्शन, यानी हिंदी में कार्यफलन कहते हैं। और जितने भी मेटल्स हैं सभी के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। तो इक्वेशन को कैसे लिखा गया है? एच न्यू फोटोन का एनर्जी है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन हो गया, अब प्लस जो रिमेनिंग इसका पार्ट बच गया वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने में खर्च हो गया। तो एच न्यू एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ हो, इसका वैल्यू दिया हुआ हो, राइट, अगर कहता है कि कट ऑफ वोल्टेज निकालो, तब आप क्या करोगे? यहाँ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ भी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके जगह पर ये वी नॉट लिख दो। तो यहाँ वी नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ भी इक्वल कर सकते हो। क्लियर? अब वर्क फंक्शन जो होगा डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। बात समझ गए? और इसका इसका जो फॉर्मूला होगा सी बाई क्या होगा? सी बाई लेमडा नॉट है। जैसे देखो, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू होगा सी बाई लेमडा। तो न्यू नॉट है तो सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा। तो लेमडा नॉट क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, मिनिमम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होगा। बात समझ गए? और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो सी का वैल्यू आप जानते हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इन एयर, दोनों में सेम ही होता है अप्रोक्सीमेटली। अब देखो, एनर्जी ऑफ, अब प्लैंक्स कांस्टेंट यहां दिया हुआ है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट जो है आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अदरवाइज यूनिट भी पूछ सकता है, अलग करके यूनिट भी पूछ देगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब थर्ड में देखो, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ पहले वन फोटोन समझो, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू कितना होगा? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू होगा एच न्यू। ठीक, एन फोटॉन्स का कहेगा तो क्या करेंगे? एन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू हो गया। अब एन इज इक्वल टू क्या होगा? तो ई बाई एच न्यू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब इस आधार पर हम यह एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इमिटेड फ्रॉम, है ना, लाइट सोर्स, यानी लाइट का जो सोर्स है उस सोर्स से एक सेकंड में कितना फोटॉन्स इमिट हो रहा है, ठीक है, उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो देखो, यहां पर देखो, n इज इक्वल टू पी इंटू टी लिखे हैं। अब p इंटू टी कैसे आ गया? तो देखो, यहाँ पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, एंड वर्क इज इक्वल टू होता है एनर्जी, तो एनर्जी बाई टाइम हो गया। तो अब इसके बाद एनर्जी इज इक्वल टू कितना लिखोगे? पावर इंटू हो जाएगा टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर एनर्जी के जगह पर लिख दिया पावर इंटू टाइम हो गया। एच न्यू है तो एच न्यू है। अब देखो, टी को यहाँ ले गए,
तो n बाई टी हो गया, n बाई टी इज इक्वल टू पी लेमडा बाई एच सी हो गया। पी लेमडा बाई एच सी का मतलब हुआ कि न्यू इज इक्वल टू होगा सी बाई लेमडा, तो सी नीचे रहेगा, लेमडा ऊपर चला गया। तो अब इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना पर सेकेंड इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स n बाई टी शो कर रहा है कि एक सेकेंड में सोर्स से कितना फोटॉन्स इमिट हो रहा है। अब लेमडा दिया हुआ रहे, पावर दिया हुआ रहे, एच का वैल्यू आप जानते हो, सी का वैल्यू जानते हो, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड या है ना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इमिटेड, क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर आता है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है तो उसमें फॉर्मूला भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, देखो पावर इज इक्वल टू 60 वाट है, बल्ब का पावर दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है जो लाइट इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, n बाई टी फाइंड आउट करना है, तो n बाई टी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दिए, फाइंड आउट हो गया। इतना है ना फोटॉन्स जो है एक सेकेंड में इमिट हो रहा है। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर पार्टिकल का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जनरल फॉर्मूला है ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास होगा, प्रोटॉन का वेलोसिटी होगा, अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। बट इसको दूसरे फॉर्म में भी हम बदल सकते हैं, और कैसे, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन ठीक है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहां पर जो भी लिखा हुआ है देखो, यहां पर जो भी है वेलोसिटी है, यहां पर जो भी है यह पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अंडर पोटेंशियल डिफरेंस भी, क्लियर, अगर मोशन में है तो वह जितना काइनेटिक एनर्जी है ना रिसीव करेगा, वह काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ईवी के बराबर हो जाएगा, क्लियर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो वह जितना काइनेटिक एनर्जी रिसीव करेगा वह ई भी के इक्वल हो जाएगा, ई इंटू भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो, तो अब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी होगा, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी, क्लियर। अब इसको हम ऐसा कर देंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम से यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना एम से यहाँ मल्टीप्लाई किए। अभी हो गया पी, चूंकि पी इज इक्वल टू एम भी होता है तो पी स्क्वायर ना होगा, तो पी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 एम आई भी हो जाएगा कि नहीं। और लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, पी का मतलब मोमेंटम हुआ, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के प्लेस पर ही तो हम एम भी लिखे हुए हैं, तो p का वैल्यू यहाँ हो जाएगा रूट ओवर 2 एम ईवी, तो रूट ओवर 2 एम ईवी हो गया, क्लियर। अब देखो यहीं पर समझ लो इलेक्ट्रॉन के लिए मास m, चार्ज उसका वैल्यू, अब v जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोटॉन के लिए उसका मास होगा, चार्ज का वैल्यू होगा, अब v होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ऐसा है कि यहाँ पर लिखे हैं 2me, अब इसका मतलब समझो, ईवी को हम ई से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एनर्जी ईवी एनर्जी है ही, तो इसके लिए हम ई से लिख देंगे, तो वो नया फॉर्मूला हो गया h बाई रूट ओवर 2me, क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए मास का वैल्यू पुट किया गया और एच का वैल्यू पुट किया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ जो है आपका रूट 2 का वैल्यू पुट किया गया और सभी को सॉल्व किया गया। तो इसके लिए नहीं बल्कि इस फॉर्मूला का यूज करके बनाया गया, किस फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का यूज करके। यहाँ पर देखो एच का वैल्यू रखा गया, यहाँ रूट 2 होगा तो रूट 2 का वैल्यू पुट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको, अब भी को छोड़ दिया गया, ठीक। तो आएगा कितना, इतना आएगा 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई अंडर रूट भी होगा, जो भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस है, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कहोगे कि क्वेश्चन में कितना देगा भी का वैल्यू, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें निकेल क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो निकेल क्रिस्टल से जब स्कैटर्ड होता है तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वह मैक्सिमम उसका इंटेंसिटी होता है,
कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी उसका पाया जाता है, तो उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होगा, है ना, 54 वोल्ट याद रखिएगा, यानी 54 वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। बात समझ गए? तो अगर क्वेश्चन में आता है भाई भी का वैल्यू रखने के लिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आप 54, है ना, वहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज इसी तरह का फॉर्मूला अगर दिया हुआ है ऑप्शन में, 3 ऑप्शंस रॉन्ग है और 1 ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, तो इस तरह का अगर फॉर्मूला है तो ये करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? यहाँ लिख भी दिए हुए हैं, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन V इज इक्वल टू 54 वोल्ट। अब एक नया फॉर्मूला हम यहाँ बना दिए हैं लेमडा का, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ का। क्या है कि h बाई 3m kT। तो कहोगे किस फॉर्मूला से यह जनरेट हुआ? अरे फॉर्मूला से ही ना फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो इस फॉर्मूला से हुआ कि इस फॉर्मूला से हुआ? तो इस फॉर्मूला से हुआ। कैसे? तो E इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू होता है 3/2 kT। अब देखो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2 kT। अब 3/2 तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो जब 3/2 kT यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 तो रहेगा ही, तो 3m kT हो जाएगा। यहाँ लिखे भी हैं E इज इक्वल टू 3/2 kT। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है तो किस फिजिकल क्वांटिटी का है? तो एनर्जी का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कितना जूल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ चार्ज मास रेशियो। चार्ज मास रेशियो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। अब इसको याद कर जाइए, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम बाय केजी। नेक्स्ट देखो, रीडबर्ग कांस्टेंट RH इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, रीडबर्ग कांस्टेंट। अब रीडबर्ग कांस्टेंट कहाँ आता है भाई? तो देखो, एच एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ एच एटम जब पढ़ोगे, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे, समझ गए? तो एच एटम का जो स्पेक्ट्रा, हम लोग स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम लाइंस कहो, है ना, फाइंड आउट जब करते हैं तो उसी दरमियान जो है रीडबर्ग कांस्टेंट आता है। तो उसका वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल जब पढ़ोगे तो उसमें, है ना, एक पॉइंट आएगा एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उसका फॉर्मूला है NH/2π, NH/2π। अब कहोगे एन क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब समझ गए? तो अगर इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो यार, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहेगा जनरल, सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी बोला जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट के लिए भी बोला जा सकता है, चाहे ऐसे भी कहेगा कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, एच एटम में ही फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इनमें से कौन सा है, विच वन इज करेक्ट, है ना? तो आप n का वैल्यू 1 पुट कर देना तो हो जाएगा h/2π हो जाएगा। कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है तो h/2π, सेकंड रहेगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मूला याद रखिएगा तब ना। तो आपको NH/2π एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना होगा। देखो, इन एच एटम जो रेडियस होता है, अब nth ऑर्बिट का रेडियस है, हम n पुट किए इसलिए कि nth ऑर्बिट का रेडियस है। अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ये मुझे जानकारी नहीं है, तो हम जो फाइंड आउट करेंगे nth, है ना, ऑर्बिट के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन, तो nth ऑर्बिट के लिए यहाँ जो होगा n² हो गया। n का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट पूछ देगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो n² चूज कर लीजिएगा। बोर्स रेडियस, अब बोर्स रेडियस किसको कहते हैं? तो फर्स्ट ऑर्बिट, एच एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को हम बोर्स रेडियस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब उसका वैल्यू कितना होता है? तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर nth ऑर्बिट में, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो प्रोपोर्शनल होगा 1/n। अब इसको लिख सकते हैं n टू द पावर -1, दैट इज n इनवर्स भी लिखा जा सकता है। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है फॉर्मूला। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है nth ऑर्बिट में, एज एटम में ही nth ऑर्बिट में, है ना। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का तो याद रखिएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच एटम के लिए। क्लियर? अब देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है -13.6। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो देखो रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी जो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर रख देंगे इतना, तो काइनेटिक एनर्जी -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो अब इसमें से घटा लेंगे तो माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 13.6। क्लियर? अब 13.6 यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू 13.6, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो एच स्पेक्ट्रा जो है फाइंड आउट जब किया जाता है, तो उसमें फर्स्ट जो आपको मिलता है एच स्पेक्ट्रा में जो सीरीज मिलता है लाइमन सीरीज, तो अब ऐसे पूछे क्वेश्चन कि एच स्पेक्ट्रा जो है में लाइमन जो सीरीज है ना, अगर उसको सोलर स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया जाए तो किस, है ना, एरिया को बिलोंग करता है, तो क्यूवी रेडिएशन याद रखिएगा। यानी फर्स्ट वाला जो होगा लाइमन सीरीज जो होगा का रिलेशन होगा यूवी से, बामर का जो हो जाएगा विजिबल से, और रेस्ट जितना भी सीरीज होगा एच स्पेक्ट्रा में सब हो गया इंफ्रारेड से। क्लियर? फर्स्ट सेकंड में प्रॉब्लम है, उसके बाद वाला में प्रॉब्लम नहीं है। लाइमन हो गया, है ना, क्या याद रखना है, लाइमन जो हो गया यूवी, अब बामर हो गया विजिबल, रेस्ट जो बच गया वो सब इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। ऐसे भी याद रखो इनविजिबल, अब इनविजिबल ऐसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे भी इंफ्रारेड इनविजिबल ही होता है, तो रेस्ट क्या हो गया इनविजिबल, रेस्ट का रिलेशन हो गया इनविजिबल यानी इंफ्रारेड। अब देखो टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा होता है, याद कर लीजिए। एवरेज लाइफ पीरियड जिसको मिड लाइफ कहते हैं, है ना, इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा होता है। 1 क्यूडी जो होता है इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10 वेकुरल होता है। बात समझ गए? वो यूनिट है। अब देखो, अब रिलेशन देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन देखो। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको समझ लो, इस आधार पर जरूरी नहीं कि यही पूछ देगा, इस आधार पर क्वेश्चन आ सकता है। देखो 72x180 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो लिखा हुआ है नीचे यह हो गया एटॉमिक नंबर, और यहाँ जो लिखा हुआ है मास नंबर। ठीक है, एटम है किसी एलिमेंट का। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया यहाँ हीलियम एटम 2He4। अब देखो तो यहाँ जो चार्ज है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा 2 रिड्यूस होगा, तो 72 माइनस 2 कितना हो गया 70। अब मास में से 4 देख रहे 2He4 के इक्वल होगा, तो मास में से 4 घटा तो 176। अब देखो, अब तुमको इतना ही पर अगर क्वेश्चन में पूछ देता है तो यहीं से आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कहेगा बीटा पार्टिकल अगर इमिट होता है बीटा माइनस, तो बीटा माइनस इमिट हुआ, तो यहाँ 70 है तो 1 ऐड कर देना। क्या करना? 1 ऐड कर देना इसमें एटॉमिक नंबर में। यहाँ जो 176 है इसमें कोई चेंज मास नंबर में नहीं होगा। फिर अगर फिर अल्फा रिलीज किया, तो फिर अल्फा रिलीज किया यहाँ से, तो देखो 71 है, फिर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके 69 हो गया। अब मास नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 172 हो गया। फिर गामा रे, अगर गामा रे रिलीज होता है, गामा रे इमिट होता है, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा और न ही मास नंबर में चेंज होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब नेक्स्ट देखो, Ne into NH is equal to Ni स्क्वायर। अब ये क्या है? Ne भाई NH Ni। देखो Ne का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आफ्टर डॉपिंग जो है, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है आफ्टर डॉपिंग, उसमें किसी में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा, और किसी में पॉजिटिव होल्स का नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा। तो देखिए
डॉपिंग के बाद, आफ्टर डॉपिंग, यानी उसमें है ना इम्प्यूरिटी मिलाने के बाद। अब डॉपिंग भी समझ लो यार, डॉपिंग का मतलब होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें कुछ पार्टिकुलर इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाने का प्रोसेस है भाई। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डोपिंग। ठीक, तो एन समझ गए, एन समझ गए। ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके कंसेंट्रेशन के, है ना, यानी अब उसका कंसेंट्रेशन मतलब होल और इलेक्ट्रॉन्स, यहां तो है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन है, यहाँ पॉजिटिव होल्स का कंसेंट्रेशन है। इंट्रिंसिक स्टेट में जो है ना, यहाँ नंबर यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ गए कि नहीं? तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो सकते हैं। तो एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर होगा। अब देखो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर हुआ उसमें पॉजिटिव होल्स का नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा, याद रखिएगा, पॉजिटिव होल्स का नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा पी टाइप में। अब NH इज, है ना, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, एन टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा। अब देखो ट्रांजिस्टर में आइए, इसको कहेंगे इमीटर करंट, इसको कहेंगे बेस करंट, इसको कहेंगे कलेक्टर करंट। तो इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस होता है कलेक्टर करंट। अब आईसी जो होगा, है ना, इज लेस देन होगा आई, याद रखिएगा, ये भी पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, आईसी इज लेस देन आई, करेक्ट है। अल्फा इज लेस देन 1, कभी पूछेगा अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज लेस देन 1, नन ऑफ दिस। तो अल्फा इज लेस देन 1, फिर आईसी इज ग्रेटर देन आईबी, therefore beta is greater than 1, beta is greater than 1, alpha is less than 1। नेक्स्ट देखो इन एन टाइप जर्मेनियम, देखो प्योर यानी सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, प्लस पेंटावालेंट मिला देंगे तो एन टाइप बनेगा। एन टाइप का फॉर्मेशन होगा कब, जब पेंटावालेंट को मिलाएंगे हम प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में तब। तो ऐसे पूछा जा सकता है ना, कि किस तरह का जो है ना, इम्प्यूरिटी ऐड किया जाता है जर्मेनियम में टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर देखो पी टाइप के लिए जर्मेनियम में जो है, पी टाइप के लिए जर्मेनियम में जो है, पी टाइप के लिए जर्मेनियम में, है ना, ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिलाया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो उसके बाद डायोड यूज्ड एज रेक्टिफायर, डायोड का यूज करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्लियर हो गया? एसी टू डीसी लिखा हुआ है, नाम है रेक्टिफायर, डिवाइस का नेम क्या हो गया, रेक्टिफायर। अब देखो उसके बाद है ऑन डॉपिंग जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज, याद रखिएगा डॉपिंग के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी जब हम उसमें प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर कुछ इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। बट रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T लिखा हुआ, T का मतलब टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी घटता है। बट याद रखना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी होता है वह बढ़ता है। क्लियर हो गया? अब देखो इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जब होता है तो इनपुट अगर क्वेश्चन में देगा 50 हर्ट्ज, मान लो क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनपुट कितना दिया, 50 हर्ट्ज दिया, तो आउटपुट पूछेगा तो 50 हर्ट्ज ही होगा, हाफ में हाफ ही रखना यार, हाफ में जैसे 50 है तो 50 जितना देगा बस उतना ही। अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहता है तो अगर इनपुट 50 है तो ट्वाइस कर देना, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब डायोड का सिंबल पूछ देगा तो डायोड का सिंबल देख लो, इधर वाला पी पार्ट हो गया, ऐसे जो लाइन खींचा हुआ है वह एन पार्ट हो गया। अब उसके बाद जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है जो रिवर्स, है ना, रिवर्स प्रोसेस में जो है, रिवर्स बायस प्रोसेस में वर्क करता है विदाउट ब्रेकिंग। अब उसका जो सिंबल है, कभी कभी सिंबल भी पूछ देता है, तो सिंबल देखो कैसा है। अब सिंबल को याद करने का चीज नहीं है, सिंबल को प्रैक्टिस करना होगा, 10 टाइम्स लिखना देखकर। उसके बाद देखो मॉड्यूलेशन का टाइप्स पूछ देगा, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन है, तो ये 2 मार्क्स में पूछ देता है टाइप्स ऑफ, है ना, यानी मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन समझ लो यार, मॉड्यूलेशन का मतलब है कि लो ऑडियो जो सिग्नल है उसको सुपर पोस्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जब हम, है ना, लो ऑडियो सिग्नल को रिमूव करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से
अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमोडुलेशन कहलाता है। अब देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है लाइज इन बिटवीन 0 to 1, याद रखिएगा, इन बिटवीन 0 to 1। फिर है टीवी ट्रांसमिशन जो होता है कितना उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, तो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, इसको भी याद कर लीजिएगा। हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर होता है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना कहिए, तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना जो हुआ 245 मीटर है ना, दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 56 किलोमीटर होगा, है ना। तो उसको निकालने का तरीका है d इज इक्वल टू रूट ओवर 2rh, एक फॉर्मूला है ना, d इज इक्वल टू रूट ओवर 2rh। r जो हो गया अर्थ का रेडियस हो गया, और h जो है हाइट पुट कर दीजिएगा, है ना, तो डिस्टेंस जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अगर कहता है एरिया निकालो, एरिया, तो एरिया कवर्ड यहीं से हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा एरिया, तो एरिया कवर्ड का मतलब हो गया d को आप रेडियस मानकर और एरिया सर्किल का निकालिए, तो पाई डी स्क्वायर होगा, तो पाई डी स्क्वायर जब करोगे तो डी स्क्वायर करोगे तो 2rh हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2rh, तो यह हो जाएगा एरिया कवर्ड, है ना, बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना, एरिया भी निकल गया। अगर कहता है कि पॉपुलेशन बेनिफिटेड, कितने लोग जो है लाभान्वित तो होंगे ट्रांसमिटिंग एंटीना से, तो इसके लिए तो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसकी जानकारी होगी। तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी क्वेश्चन में देगा तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पॉपुलेशन कितना बेनिफिट उठाएगा, कितने लोग लाभान्वित होंगे, बेनिफिटेड होंगे, वह भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस कहाँ होता है, तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां पर, है ना, यानी हाइड्रोजन के एटम्स जो है आपस में मिलते हैं और हीलियम के एटम का निर्माण करते हैं, बात समझ गए, और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करते हैं। और देखो फिशन जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, तो फिशन जब न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है तो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, वहां कंट्रोल फिशन रिएक्शन कराया जाता है, उसको कंट्रोल आप चेन रिएक्शन भी कह सकते हो। अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन होता है, समझ गए, उसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, एटम बम में। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन अगर पूछ दे तो एटम बम में होगा, और कंट्रोल चेन रिएक्शन पूछे दैट इज फिशन रिएक्शन, तो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर को जनरेट करने के लिए। क्लियर हो गया। तो अब इनको आप जो है 10 टाइम्स जो है रिवाइज कर लो, फिर हम देखते हैं जो लेफ्ट होगा टॉपिक्स, तो उससे रिलेटेड वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बनाए। अब हमको ना लगता है कि अगर इनमें से पूछा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।